हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 14 एक स्त्री का पत्र पढ़ाने वाली हूँ। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म सन 1861 ईस्वी में, इनका निधन यानी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। स्व अध्ययन यानी अपने से अध्ययन से उन्होंने विभिन्न अलग अलग भाषाएं सीखी। वे भारत के महान साहित्यकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशिष्ट यानी खास स्थान है, जगह है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न यानी अलग अलग वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयों का प्रतिवाद यानी विरोध उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रही। उन्होंने अपनी रचनाओं से बांग्ला साहित्य को समृद्ध यानी संपन्न बनाया। गीतांजलि, घरे बाहिरे, अंतरजली यात्रा, चोखेर बाली आदि प्रमुख कृतियां हैं। उनकी रचनाएं लगभग सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में उपलब्ध है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। यहाँ पे कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कि इन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म अभी के समय के पश्चिम बंगाल के एक अमीर परिवार में, धनी परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। वह स्वयं से पढ़ाई करके उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखी। वे भारत के महान साहित्यकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी इनका अपना एक जगह है खास। लिखने का इन्होंने बहुत ही आसान ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, राष्ट्रवाद और गरीबी जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध उनकी रचनाओं का एक खास अंग है। उन्होंने अपनी रचनाओं से बांग्ला साहित्य को मजबूत बनाया। गीतांजलि, घरे बाहिरे, अंतरजली यात्रा, चोखेर बाली आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी रचनाएं लगभग सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में मौजूद है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। आगे है प्रस्तुत पाठ में नायिका बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण यानी अन्याय और दर्द को मार्मिक यानी जो दिल को छू जाए इस ढंग से व्यक्त यानी प्रकट किया गया है। करे जो पाठ लिखा गया है इसमें नायिका बिंदु के जरिए से नारी यानी स्त्री का जीवन कैसा होता है, उसके ऊपर कैसे सामाजिक बंधन होती है, प्रतिबंध होती है, उसका किस तरह से शोषण किया जाता है, उसके साथ किस तरह से अन्याय होता है, उसके दर्द को बहुत ही अच्छे ढंग से कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने व्यक्त किया इस पाठ के माध्यम से। चलिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। ब्याह का मतलब होता है शादी। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका यानी अवसर नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू, मझली का मतलब होता है बीच की, जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ता है। 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। कह रहे हैं कि मझली बहू चिट्ठी लिख रही, पत्र लिख रही है और पत्र में कह रही कि आज 15 साल पूरे हुए हमारे शादी को। हम तब से साथ ही रह रहे थे। अब तक हमें पत्र लिखने का, चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई तीर्थ यात्रा करने। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा और एक नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस यानी हिम्मत कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर यानी बहुत दूर के गांव से हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग
आव भगत करते करते हैरान हो गए। आव भगत का मतलब होता है सेवा सत्कार। विदाई की करुण यानी दुख भरी धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा, बहू बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है यह बात तुम लोग चाह कर भी भूल न सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है, आफत है। यहाँ पे मझली बहू अपने पत्र में लिख रही है कि मैं जब जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने आई तो जानी कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा और एक रिश्ता है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का हिम्मत कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी न समझना। कह रहे हैं कि वह दिन मुझे याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने के लिए आए थे और मुझे 12वां साल लगा था। दूर गांव में हमारा घर था, पहुंचने में आप लोग को बहुत कठिनाई हुई। मेरे घर के लोग आप लोग का स्वागत सत्कार करते करते हैरान हो गए, परेशान हो गए। विदाई की दुख भरी आवाज़ गूंज उठी चारों तरफ। मैं मझली बहू बनकर आपके घर पर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांचा परखा देखा। सब माने कि बहू बहुत सुंदर है। कह रहे हैं कि ये मैं सुंदर हूँ ये तो आप लोग बहुत जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है यह चाहकर भी आप लोग नहीं भूले। और मेरी माँ कहती है कि औरत के लिए तेज दिमाग भी एक आफत है, बला है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते सो कहते रहे, मैंने सब माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। छोटी मझली बहू कह रही है कि लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते यह कहा बहुत तेज है। लोग बुरा भला भी कहते थे सो कहते रहे, मैंने सबको क्षमा कर दिया। मैं छिप छिप कर चुपके से कविता लिखती थी। कविताएं साधारण थी, मामूली थी, लेकिन उसमें मेरी अपनी आवाज़ थी, अब मेरे अंदर की बात थी। ये कविताएं तुम्हारे रीति रिवाज के बंधनों से स्वतंत्र थी, आज़ाद थी। आगे पढ़ते हैं। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे पास आई, उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। मझली बहू यहाँ कहती है कि मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे पास आई, उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। यानी कि बच्ची हुई लेकिन उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। माँ तो बनी लेकिन माँ को जो सुख मिलता है बच्चे से, वो सुख उनको नहीं मिला। आगे पढ़ेंगे। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुट गई रोज़मर्रा के काम काज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा यानी सख्त और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। यहाँ मझली बहू कह रही है कि इस घटना को भी मैं भूल चुकी थी, फिर से लग गई रोज़ के काम काज में। गाय भैंस को सानी पानी में लग गई यानी चारा पानी देना। तुम्हारे घर का वातावरण बहुत सख्त था और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने जैसे लगते थे कि ये हमारे हैं। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आगे पढ़ते हैं। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। यहाँ पे मझली बहू बता रही है कि आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन एकाएक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और यह गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी की बहन थी वह बिंदु, अपनी माँ के गुजर जाने पर, उनके निधन होने पर हमारे घर पर आ गई थी। आगे पढ़ते हैं। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर यानी मायके की लड़की न रूपवती यानी सुंदर, न धनवती यानी अमीर।
जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई यानी फंस गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा यानी सख्त व्यवहार होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली यानी राहत की सांस ली, उन्हें चैन मिला। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। मझली बहू कह रही कि मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न सुंदर थी न अमीर थी, धनवती थी। जेठानी दीदी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, उलझ गई थी। एक तरफ बहन का प्यार था तो दूसरे तरफ ससुराल वालों की नाराज़गी थी, उनकी बहन को लोग पसंद नहीं करते थे। मझली बहू कह रही कि अनाथ लड़की के साथ ऐसा आप लोग का सख्त व्यवहार होते देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बिंदु को अपने यहाँ जगह दी। जेठानी दीदी को तब सांस मिला, राहत मिली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। आगे पढ़ते हैं। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया यानी न्यौछावर कर दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। फूटी आंखों न सुहाने का मतलब बिल्कुल अच्छा न लगना। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम यानी आरोप लगाने में तुम लोग को पल भर की झिझक यानी संकोच न हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले चेचक। किसी इल्ज़ाम का सबूत यानी प्रमाण न था, सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। मझली बहू कह रही है कि पहले मेरे प्रेम को पाकर बिंदु संकुचाती थी, संकोच करती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया यानी न्यौछावर कर दिया। बहुत प्यार दिखाने लगी, मुझसे करने लगी। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकता है यह मैंने कभी सोचा भी न था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को बिल्कुल अच्छा न लगा। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद खो गया था, गायब हो गया था। बिंदु पर चोरी का आरोप लगाने से तुम लोग पल भर की भी झिझक न की। बिंदु के बदन पर यानी शरीर पर जरा सी लाल घमौरी यानी अंबौरी क्या निकली, तुम लोग तुरंत बोल दिए कि चेचक है। किसी पर आरोप का सबूत यानी प्रमाण न था, सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। आगे पढ़ते हैं। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश प्रयत्न नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह यानी शादी तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक न आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज यानी नियम है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला यानी जहाँ गाय बांधी जाती है वहाँ मैं पड़ी रहूँगी, जो कहोगी सो करूँगी। यहाँ पे छोटी बहू कहती है कि बिंदु जब बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश प्रयत्न में आप लोग असफल रहे, तब आप लोगों ने इसका शादी करने का तय किया। लड़के वाले लड़की देखने तक नहीं आए। तुम लोगों ने कहा कि शादी लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रीति रिवाज है, नियम है। यह सुनकर मेरा दिल कांप उठा। शादी के दिन, ब्याह के दिन बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह अपने घर से मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, जैसा कहोगी वैसा मैं करूँगी। आगे पढ़ते हैं। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे, उन्हें रोककर वह बोली, विद्या याद रख, पति पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु।
मुझे देखकर फपक कर रोने लगी। फपक कर मतलब होता है रुक रुक कर रोना। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। मझली बहू बताती है कि बेसहारा लड़की यानी जिसका कोई सहारा न हो, वह लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मेरा कोई नहीं है? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो, तुम्हारे साथ जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम्हारा साथ दूँगी। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति पत्नी का परमेश्वर है, भगवान है। 3 दिन हो गए थे बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को जब देखने के लिए गौशाला में गई तो देखा कि एक कोने में बिंदु थी। मुझे देखकर फपक कर यानी रुक रुक कर रोने लगी। मझली बहू कह रहे कि बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है, बेरहम सास और पागल पति है, जिससे बचकर वह बहुत मुश्किल से भागी है। मझली बहू कह रही कि यह सुनकर मुझे गुस्सा घृणा से मेरे तन बदन में जैसे लगा आग लग गई। मैं बोल उठी कि इस तरह का धोखा भी कोई धोखा ब्याह है भला? तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। आगे पढ़ते हैं। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। मुझे अपमान से यानी तिरस्कार से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को लेकर गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा यानी चिल्ला उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण यानी इस आश्रय में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने जाएंगी। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पूरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उस गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। सीने पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या से दुखी होना। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? राजी करना मतलब होता है तैयार करना। उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध रहने का मतलब होता है सन्न रह जाना। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी था। मझली बहू बता रही है कि जब मैं उसे अपने पास रख ली तो यह देखकर तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ गए। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु स्वयं ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल यह सब देखकर दर्द से चिल्ला उठा, चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिंदु हमारे पास अब कभी लौट कर आने वाली नहीं है। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। यह सुनकर आप लोग बहुत खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला कर भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पूरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उस गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर जैसे सांप लौट गया। मैं ईर्ष्या से दुखी होकर बोली, सवाल पूछी उसकी, तुम उसको तैयार नहीं कर पाए? तो उसने उत्तर दिया कि उसकी आवश्यकता नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद के उत्तर सुनकर मैं सन्न रह गई। मैं तीर्थ करने की जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यहाँ आना आवश्यक था, ज़रूरी था। आगे पढ़ते हैं। जिससे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट या कमी न था।
मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौट कर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय यानी पहचान मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट यानी दरवाजे को लांघ चुकी यानी पार कर चुकी। इस वक्त मैं अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो ऐसे नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे को के पीछे झाँक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू खत्म हुई। यहाँ पर मझली बहू बता रही है कि जिसे लोग दुख तकलीफ़ कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का व्यवहार चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई कमी न था। मुझे कोई किसी बात की शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का पहचान पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे को लांघ चुकी हूँ और इस समय मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ और कह रही हूँ कि तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था, लेकिन न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे से के पीछे से झाँक कर मुझे देख लिया और उस बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे स्वतंत्र किया। मझली बहू अब खत्म हुई, समाप्त हुई। आगे पढ़ेंगे। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीरा भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। मृणाल। यहाँ मझली बहू पत्र में लिखी कि क्या तुम लोग सोच रहे हो कि अब मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? तो डरो मत यह सोचकर, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीरा भी तो मेरी तरह एक स्त्री थी, औरत थी। उसके ऊपर भी बहुत प्रतिबंध थे, रोक थे। उनसे मुक्ति यानी आज़ादी पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी थी। उसी तरह मुझे भी अपने आप पर भरोसा है। मैं भी जी सकती हूँ और जीऊँगी। तुम लोग के शरण में कभी नहीं आऊँगी। तुम लोग के शरण से मैं आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ। मृणाल। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शब्दार्थ आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।